Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to a very important video for CX401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रोग्रामिंग पेपर में आती है या नहीं आती और पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाई है जिनको समझ नहीं आ रही कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, ज़्यादातर चैनल्स पे उसको स्किप कर दिया जाता है, सिर्फ जो टेक्सचुअल डाटा है उसको रीड करवा कर समझाया जाता है। और फिर मिड टर्म में भी ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स ने सिर्फ टेक्सचुअल डाटा को अंडरस्टैंड किया था, लेकिन उनके कोडिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे जिसकी वजह से उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो, फाइनल टर्म की जो वेटेज होती है दैट इज़ 60%। तो अगर आप फाइनल टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका जो जीपीए है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज ये सब्जेक्ट पढ़े हुए मुझे थोड़ा टाइम हो चुका है, इसलिए ये चीज़ें मेरे माइंड में फ़्रेश नहीं है। लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स जो हैं उनको देखा है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से मैं आपको तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा, ख़ास तौर पे सब्जेक्टिव के लिहाज से। और उसके बाद हैंडआउट्स के बाद मैं 2 फाइल्स कवर करूँगा जो बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं पेपर्स में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये बेसिकली ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं ब्लॉक प्रोसेसिंग के लिए। वैसे जो इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सिंगल इंस्ट्रक्शन को यानी सिंगल डाटा को एग्जीक्यूट करती थी, जबकि ब्लॉक इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं ये इकट्ठे ज़्यादा डाटा को एग्जीक्यूट करती हैं, उसके ऊपर परफॉर्म करती हैं कुछ भी फंक्शन। तो हमारे पास कितनी जो हैं ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और कौन कौन सी हैं ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो कौन सा पॉइंटर यूज़ करते हैं, कौन सा सेगमेंट रजिस्टर यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है, जब हम बाइट यूज़ करते हैं तो कौन सा रजिस्टर यूज़ होता है। और ये जो स्टोर स्ट्रिंग और लोड स्ट्रिंग वाली इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें क्या डिफरेंस है, कहाँ से लोड किया जाता है, सोर्स क्या होती है इनमें, डेस्टिनेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं जो इसी सेम चैनल पर अपलोडेड है। तो जनरली ये होता है कि चीज़ें स्किप की जाती हैं जो यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे होते हैं बिकॉज दे आर देमसेल्फ स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें स्किप ना की जाएँ, तमाम चीज़ों को कवर किया जाए बिकॉज आफ्टर चॉइस एलिमिनेशन इन एग्ज़ाम्स हमारे पास प्रिपरेशन में भी चॉइस नहीं रह जाती कि हम प्रिपरेशन करते हुए भी चीज़ों को स्किप करें, क्योंकि कहीं से भी पेपर आ जाता है, कहीं से कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। और उसके अलावा पेपर के अलावा भी आपको लाइफ में जब आप डिग्री करते हैं तो इतना कैपेबल होना चाहिए कि पता चले कि आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। तो दैट्स वाई मैं तमाम चीज़ें कवर करता हूँ और आप लेक्चर सीरीज़ में देख सकते हैं तमाम डिटेल्स मैंने वहाँ पर चीज़ों की कवर की हुई है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप सेपरेटली पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। उसके लिए मैंने चैनल पर अपने लिंक्डइन का अकाउंट भी शेयर किया हुआ है और चैनल पर भी जो कमेंट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एज सुन एज पॉसिबल मुझे जब भी टाइम मिले मैं उनका रिस्पॉन्स कर देता हूँ, डिटेल्ड रिस्पॉन्स करता हूँ ताकि सबकी हेल्प हो। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन फ्लैग अगर क्लियर होगा तो क्या होगा, सेट होगा तो कौन सी डायरेक्शन में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो मूव करेंगी। ये कॉन्सेप्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सीएलडी से क्या होता है, एसटीडी से क्या होता है, मतलब क्लियर डायरेक्शन करने के लिए और सेट डायरेक्शन के लिए कमांड्स यूज़ होती हैं। उसके अलावा ये स्टोर स्ट्रिंग बाइट और स्टोर स्ट्रिंग वर्ड ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि ये कब यूज़ होती हैं। और ये जितनी भी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हैं इनका थोड़ा बहुत आपको वन लाइनर आइडिया होना चाहिए अगर आपको पेपर में ये आ जाएँ और आपने लिखनी हो। वैसे इनके नेम्स लिखने के लिए आ जाते हैं कि 5 इंस्ट्रक्शंस के आपने नेम्स लिखने होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ज़ीरो फ्लैग सेट होगा तो रिपीट इक्वल क्या करेगा और रिपीट वाइल नॉट इक्वल क्या करेगा, और इनके ऊपर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। और हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनके अंदर इक्वालिटी या इनइक्वालिटी को किस कमांड के ज़रिए चेक किया जाता है, तो ये स्कैन स्ट्रिंग की कमांड है जिसके ज़रिए से हम चेक करते हैं। फिर इसके अलावा एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मूव स्ट्रिंग का, कि सोर्स लोकेशन से अगर हमने डेस्टिनेशन ESDI में डाटा मूव करना हो तो किससे होता है, और ब्लॉक में डाटा मूव करना हो तो किससे होता है, ये इसका आंसर मूव स्ट्रिंग बनता है। इसके अलावा डायरेक्शन फ्लैग की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट नोट आपने लिखना होगा। सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास जो CX फ्लैग है उसके अंदर डिक्रीमेंट आता है तो वो CX रजिस्टर के अंदर अगर डिक्रीमेंट आता है तो वो फ्लैग्स पे इफेक्ट करता है या नहीं करता। ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास रिपीट इक्वल और रिपीट वाइल नॉट इक्वल की जो प्रीफिक्सेस हैं ये आपने डिटेल में पढ़ लेना है, ये पूरा पैराग्राफ ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों पर नोट। फिर हमारे पास जो क्लियर स्क्रीन करने का कोड है ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए भी। तो हमने बेसिकली क्या करना होता है, पूरी स्क्रीन के ऊपर 0720 राइट करना होता है, जिसके अंदर हमारे पास 20 का मतलब होता है स्पेस बार और 07 का मतलब होता है आई थिंक वाइट कलर। तो ये आपने पूरी स्क्रीन पर लिखना होता है, तो उसके लिए ये कोड है, ये आपने याद करना है।
और यहाँ पर आके ये ख़त्म होता है। ये कंप्लीट कोड आपने क्लियर स्क्रीन का याद करना है। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लेक्चर सीरीज़ में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि लेक्चर सीरीज़ से क्यों देखें, आप इस वीडियो में बता देते, लेकिन मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अभी फ्रेश नहीं है। मैं ये सब्जेक्ट जो है ये 2 सेमेस्टर्स बैक मैंने पढ़ा था, इस वजह से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि आपको गलत गाइड ना कर दूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे सारी याद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो आप लोगों को ये गाइड करना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसे तैयारी करनी है सब्जेक्ट की। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट था क्लियर स्क्रीन के लिए। रिपीट प्रीफिक्स का पूछा जाता है कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन के साथ यूज़ किया जाता है, लो स्ट्रिंग के साथ यूज़ किया जाता है या स्टोर स्ट्रिंग के साथ। तो ये आपने देख लेना है कि दोनों में से किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब रूटीन है टू प्रिंट अ स्ट्रिंग। तो आपको अक्सर बोल दिया जाता है कि अपने जो वीयू की आईडी है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का कोड लिखें, या फिर आपका जो नेम है वो डिस्प्ले करने का कोड लिखें। तो ये आपने कर लेना है। प्रिंट स्क्रीन का जो कोड है इसके अंदर आपने चैट जीपीटी से बोल देना बेशक इसको कॉपी करके कि आपका जो नेम है वो उसको बताएं और बोलें कि इसको स्क्रीन पर लिखने का कोड काइंडली बता दें। तो वो आपको चैट जीपीटी जो कोड बताएगी वो आपने याद कर लेना है, और उसको चैट जीपीटी को बोलना है कि इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी कर दें कि इस कोड में क्या हो रहा है। अदरवाइज़ आप लेक्चर वीडियो से देख सकते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तमाम कोड। स्ट्रिंग लेंथ का कोड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें एक एमसीक्यू आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ ढूंढ करके कौन सा एमसीक्यू है। इसमें ये होता है कि हम ना ज़ीरो स्टोर करते हैं स्ट्रिंग के एंड पर, और उससे हमें पता चलता है कि स्ट्रिंग कहाँ पर ख़त्म हो रही है। एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब स्ट्रिंग स्टॉप होता है तो डी आई कहाँ पर पॉइंट कर रहा होता है, ये नल कैरेक्टर के पास पॉइंट कर रहा होता है। फिर हमें इसको एक डिक्रीमेंट करना होता है स्ट्रिंग की लेंथ के लिए। तो ये प्रिंट स्ट्रिंग वाला जो था कॉन्सेप्ट, जो कोड था, ये आपने करना है, और क्लियर स्क्रीन वाला करना है। उसके अलावा जो था लेंथ देखने के लिए वो आपने नहीं करना। ये इंस्ट्रक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो नोट है ये आपने पढ़ लेना है कि ये LES और LDS जो मतलब सेगमेंट्स को लोड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपने 2-3 लाइन का इसका नोट याद कर लेना है कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या करती हैं। इसके अलावा ये कोड इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं ईजीली। ये पूछा जाता है कि स्ट्रैक कौन सा है हमारे पास, इंक्रीमेंटिंग है या डिक्रीमेंटिंग है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने देखना है। फिर स्क्रीन स्क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट इसका कोड नहीं है। बाकी इसमें अगर आया भी तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है स्क्रॉल अप में। ये जो कोड है ये दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये कोड बेसिकली किस लिए है, तो इसका आंसर है कि ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए होता है। इसके अलावा ये स्क्रॉल डाउन का कोड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पर जो स्क्रीन को क्लियर करने का कोड है वो ऊपर भी यही था सेम, कि कैसे हम सेस करते हैं स्क्रीन को और कैसे हम क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो आपने क्लियर स्क्रीन का जस्ट कोड करना है, और उसके अलावा अपना नेम या अपनी व्यू आईडी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का कोड करना है। स्ट्रिंग कंपैरिजन का कोड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये आपने एक बार जो मैंने लेक्चर सीरीज़ में कोड एक्सप्लेन किया लाजमी देखना है। आपको कोई कोड देकर सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि इस कोड में क्या हो रहा है। जो मैं कह रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने पूरा कोड याद नहीं करना। यानी कोड लिखने के लिए आपको ये नहीं बोला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कोड का पार्ट जैसे 3-4 लाइनें देकर आपको बोला जा सकता है कि ये कोड का पार्ट क्या चीज़ कर रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो उसके लिए आप लेक्चर वीडियोज़ लाजमी देखिएगा। वो बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, मैंने एक लेक्चर 10-10 मिनट में भी रिकॉर्ड किए हुए हैं बीच में। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब हम हमारे पास REP इंस्ट्रक्शन है, जब उसको स्टोर स्ट्रिंग, लोड स्ट्रिंग के साथ और मूव स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं तो क्या होता है, और स्कैन स्ट्रिंग और कंपेयर स्ट्रिंग के साथ करते हैं तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इनमें से, मैंने पेपर में ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी। नेक्स्ट इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्ट्स जो हैं एसिंक्रोनस होती हैं और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। और जो 8088 प्रोसेसर है वो हमारे पास इंटरप्ट्स को किन क्लासेस में डिवाइड करता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और हार्डवेयर इंटरप्ट्स में डिवाइड करता है। रियल इंटरप्ट्स कौन सी होती हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन का क्या कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास इंटरप्ट हैंडलर के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आपने एक बार देख लेना। वेक्टर इंटरप्ट्स का कॉन्सेप्ट देख लेना कि क्या होता है और ये कितने साइज़ का आर्गूमेंट लेता है। इंटरप्ट ज़ीरो किस लिए है। उसके अलावा ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ये इंटरप्ट नंबर को इंटरप्ट हैंडल के साथ लिंक करता है।
मुझे एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट आर द 3 इवेंट्स दैट ट्रिगर इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो इसका आंसर मुझे हैंडआउट में नहीं मिला, आपने ये चैट जीपीटी से सर्च करना है। व्हाट आर द 3 इवेंट्स दैट ट्रिगर इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट 2 बाइट्स जो होती हैं एंट्री में वो क्या कंटेन कर रही होती हैं। लिटिल इंडियन रूल का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट बिट किस लिए होती है, और ये कॉन्सेप्ट आपने देख लेना है। जो बाकी 2 बाइट्स होती हैं वो किस चीज़ को बता रही होती हैं। आपको एड्रेस भी दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा इसमें से क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या है। इसके अलावा अच्छा, ये जो आईरेट है ये रिटर्न होने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम द इंटरप्ट रूटीन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इंटरप्ट के फंक्शन को, ऑपरेशन को ऐसे लिखना हो स्टैक पॉइंटर्स की फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे। ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है तमाम डिटेल में कि ये कोड किस तरह जनरेट होता है। बहुत ही ईजी कोड है और ऑटोमेटिकली ये कोड हो रहा होता है, लेकिन एक्सप्लिसिटली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंटरप्ट का कोड है वो कैसे लिखा जा सकता है। और आईरैट का कोड ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया लेक्चर वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आईबीटी के कितने चैप्टर हैं। 256 चैप्टर्स हैं इसके, और इसका जो साइज़ है वो 1K के इक्वल होता है। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्ट 0 किस लिए होता है, इंटरप्ट 1 किस लिए होता है, इंटरप्ट 2 किस लिए होता है, इंटरप्ट 3 का क्या पर्पज़ है, इंटरप्ट 4 किस लिए होता है। तो ये आपने कर लेना। और एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये तमाम इंटरप्ट्स बताएं और इनके फंक्शंस बताएं 1 लाइन में कि ये किस लिए होते हैं। ये जो इंटरप्ट को हुक करने का कोड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये ISR रूटीन लिखी गई है फॉर इंटरप्ट 0, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हुक कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हुक करने के लिए ये कोड है, इसको आपने याद कर लेना है। तो इस कोड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये कोड आपने याद करना है कि इंटरप्ट हुक कैसे करते हैं। इसके बाद बायस एंड डॉस इंटरप्ट्स में, अच्छा मुझे एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस आया था कि इनका डिफरेंस क्या है आपस में। बायस एंड डॉस इंटरप्ट्स का ये डिफरेंस आपने देखना है। जब आप इनका कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अपर लेवल पे होती हैं, कौन से लोअर लेवल पे होती हैं, किसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना था 5 मार्क्स का कि इनका डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दी थी बीच में, कोड लिख कर दोनों का, दोनों की एग्जाम्पल्स लिख कर। तो इस तरह से आप एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और उनकी एक एक एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। वीडियो सर्विसेज कौन से इंटरप्ट पर प्रोवाइड की जाती हैं, इंटरप्ट 10 पर प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड सर्विसेज किस इंटरप्ट पर प्रोवाइड की जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डॉस जो होता है इसका सिंगल एंट्री पॉइंट होता है थ्रू इंटरप्ट 21, ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सर्विस नंबर जो होता है ये किस रजिस्टर में दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कंप्रीहेंसिव रेफरेंस लिस्ट कौन सी है इंटरप्ट्स के लिए, ये रास्ट ब्राउन लिस्ट है। और यहाँ पर फाइनल टर्म में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो इंटरप्ट्स हैं और रजिस्टर्स में क्या वैल्यूज़ पास की जाती हैं, इसके बहुत ज़्यादा कोड्स हैं, और वो पेपर में भी एमसीक्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि AH में क्या वैल्यू जाएगी, BH में क्या वैल्यू जाएगी, और वो बहुत ही ज़्यादा तंग करने वाली चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है कि सर्विस नंबर हमारे पास AH रजिस्टर के अंदर होता है और सब सर्विस नंबर जो होता है ये किन रजिस्टर्स के अंदर रखा जाता है। इंटरप्ट 10 का कौन सा सर्विस नंबर है जो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पर यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके अलावा ये कोड आता है नहीं है पेपर में, लेकिन इंटरप्ट एंड सर्विसेज का क्वेश्चन आता है, तो आप इस कोड को फिलहाल स्किप करें। आगे जो सेपरेटली लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शन में टेक्सचुअल फॉर्म में, वो मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से आपने याद करना है। इस कोड को आप स्किप कर सकते हैं। इस कोड में बस ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन सा सर्विस जो है ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है। इंटरप्ट 13 यूज़ होती है, और सर्विस 13 यूज़ होती है, और इंटरप्ट 10 यूज़ होती है। ये आपने 2 चीज़ें इस कोड में से याद रखनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इस कोड में जस्ट ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सब सर्विस ब्लिंकिंग को टॉल करने के लिए यूज़ होती है, तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर इसके अलावा कीबोर्ड की बायो सर्विस को कॉल करने के लिए इंटरप्ट 16 यूज़ होती है, ये भी आपने याद रखना है। ये कोड शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जाता है 3 मार्क्स के लिए, और आपने बताना होता है कि ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है। ये की स्ट्रोक लेने के लिए होता है, यानी की प्रेस होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, बेसिकली इंटरप्ट जनरेट होगी और फिर ये कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ये आपने बताना होता है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है। ये बाकी लेक्चर वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें आपको फर्दर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास रियल टाइम इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरफेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अभी तक ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वीडियो को पॉज करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि जो हमारे पास CPU होता है उसके बाहर एक सिंगल पिन होती है आउटसाइड द प्रोसेसर,
जो कि इंटरप्ट पिन कहलाती है, और ये एक्सटर्नल हार्डवेयर यूज़ करता है तो जनरेट इंटरप्ट्स। तो ये सिंगल पिन होती है, इसका सिंगल आंसर है, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। उसके अलावा प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होता है, ये सिंगल पिन है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हैं जिन्होंने इंटरप्ट जनरेट करनी होती है, उसके लिए प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर यूज़ होता है। इसका कॉन्सेप्ट आपने देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके इनपुट सिग्नल्स कितने होते हैं और जो प्रायोरिटी नंबर्स होते हैं, पिन्स कौन कौन सी होती हैं, ये आपने तमाम चीज़ें इसकी याद रखनी है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि IBM X8 के अंदर कितने हमारे पास इंटरप्ट सोर्सेज हैं और IBM AT के अंदर कितने इंटरप्ट सोर्सेज हैं, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। इंटरप्ट रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन मुझे ये आया हुआ था कि अगर एक टाइम पर एक से ज़्यादा इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ जाएंगे तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है कि जो कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा डिस्क्राइब करना था। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि 8 लाइंस होती हैं IRQ0 से लेकर IRQ7 तक। ये जो यहाँ पर पूरा पैराग्राफ है ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को आपने रट लेना है एज इट इज़। इसके अंदर बताया गया है कि IRQ1 किस लिए होता है, IRQ2 किस लिए होता है, IRQ3 किस लिए होता है, IRQ4 किस लिए होता है, IRQ5 किस चीज़ के लिए होता है, 6 किस चीज़ के लिए होता है और 7 किस चीज़ के लिए होता है। ये चीज़ें आपने यहाँ पर एज इट इज़ याद करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IRQ0 किस इंटरप्ट में ट्रांसलेट की जाती है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट। और एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल जो होता है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि EOI से क्या बनता है। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि IBM के लिए सेपरेट मेमोरी एड्रेस स्पेस है और पेरिफेरल एड्रेस स्पेस सेपरेट है। और इनपुट आउटपुट के लिए कौन सी एड्रेस बस की बिट्स यूज़ की जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और टोटल कितनी पॉसिबल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बन जाती हैं, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इन और आउट इंस्ट्रक्शंस किस लिए यूज़ होती हैं। जब हमने पेरिफेरल एड्रेस स्पेसिस के साथ कुछ रीड और राइट करना हो तो हम इन और आउट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कौन से पोर्ट नंबर्स जो हैं ये किसके लिए हैं, कीबोर्ड के लिए कौन से पोर्ट नंबर हैं, PIC के लिए कौन से पोर्ट नंबर हैं, पैरेलल पोर्ट के लिए कौन से हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs। प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर के कौन कौन से पोर्ट्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो कंट्रोल पोर्ट है वो कौन सी है और इंटरप्ट मास्क रजिस्टर की कौन सी है, ये भी आपने याद रखना है फॉर MCQ पर्पस। अच्छा, ये कोड भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम कीबोर्ड को डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमने AL के अंदर 21 जो है वो रीड कर लिया। 21 से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंट्रोल पोर्ट को 21 से हम मास्क रजिस्टर को असेस कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसकी मास्किंग कर दी, ठीक है, इसका और ऑपरेटर लगा के, फिर हमने इसको आउट कर दिया मास्किंग करने के बाद सेम पोर्ट पर। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को टर्मिनेट किया तो यहाँ पर कोड जो हमारा कीबोर्ड है वो डिसेबल हो जाता है। तो इस तरह से आपने ये कोड जो है ये याद रखने फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन फॉर डिसेबलिंग कीबोर्ड इंटरप्ट इन PIC मास्क रजिस्टर। इसके अलावा ASCII स्टैंड्स फॉर क्या है, ये भी आपने याद रखना है। और जो स्कैन कोड का कॉन्सेप्ट है ये भी आपने देख लेना है कि स्कैन कोड क्या चीज़ होती है। ASCII कोड से ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए ये आपने कॉन्सेप्ट देख लेना है कि डिफरेंस बिटवीन ASCII एंड द स्कैन कोड। और MCQs में एक दो स्कैन कोड भी पूछ लिए जाते हैं। शिफ्ट A के लिए पूछ लिया जाता है और इसके अलावा लेफ़्ट शिफ्ट के लिए पूछ लिया जाता है, राइट शिफ्ट के लिए पूछ लिया जाता है। तो ये आपने देख लेने हैं 2-3 जो हमारे पास स्कैन कोड्स हैं। डाटा पोर्ट कौन सी होती है ये भी आपने देखना है, जो कि कीबोर्ड से डाटा लेने के लिए होती है। और IRQ1 किस लिए है, ये हमने पहले सारा देख लिया था कि कौन सा IRQ किस लिए है, ये आपने सारी चीज़ें देखनी है दोबारा से यहाँ पर भी। और उसके अलावा ये कोड यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये कोड लिखने के लिए नहीं दिया जाता, लेकिन आपको यहाँ से कुछ लाइंस दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये कोड बेसिकली यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो आपने बताना होता है कि ये लेफ़्ट शिफ्ट कंपेयर कर रहा है, फिर राइट शिफ्ट कंपेयर कर रहा है, तो आप और स्क्रीन पर L या R डिस्प्ले कर रहा है। तो ये जस्ट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो आप एक बार इसका ओवरव्यू देख लीजिएगा फ्रॉम द लेक्चर वीडियो जो मैंने इसी सेम चैनल पर अपलोड की हुई हैं। बाकी ये लिखने के लिए कोड ज़्यादातर नहीं आता। उसके बाद इंटरप्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके भी इतने लेंथी कोड्स नहीं आते, सिर्फ इंटरप्ट को हुक करने का कोड मैंने आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने कर लेना है। जैसे आपको एक सैंपल के तौर पर एक इंटरप्ट दे दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि इसको आपने हुक करना है तो हुक करके दिखाएं, तो वो आपने हुक करने का कोड कर लेना है अच्छी तरह से याद। अच्छा, ये स्टिल इन मेमोरी का TSR का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। अनहुक इंटरप्ट का भी कोड लिखने के लिए नहीं दिया जाता। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट, इसका कॉन्सेप्ट तो आपने वीडियो से लेना है,
जस्ट मैं आपको इसका कोड बता देता हूँ जो आपने याद करना है। ये जो इसका कोड है ना, ये वाला, ये कोड आपने एज इट इज़ याद कर लेना है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट करते हैं। और इस कोड के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें लिखी हों, आपको 2 लाइनें लिखने के लिए बोल दिया जाए या पूरा ही कोड लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर ये कोड गिवन हो तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए भी दी जा सकती है। तो ये आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है इसको। IVT स्टैंड्स फॉर, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी ये ओवरऑल जो TSR का कॉन्सेप्ट है ये भी आप लेक्चर वीडियो से देख लीजिएगा। तो टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट आपने बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा ये आप स्किप कर सकते हैं तमाम चीज़ें। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। तो टाइमर का वैसे भी आपने ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है और टाइमर के ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए तो वो आप लिख सकें। और उसके अलावा आपने ये इसकी फ्रिक्वेंसी MCQ के लिए करनी है। और अगर आपको ये दे दिया जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट कितने टाइम्स पर सेकंड जनरेट होता है, 18.2 टाइम्स जनरेट होता है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 टाइमर टिक्स के अंदर कितना डिफरेंस होता है 55 मिली सेकेंड्स का, ये भी आपने याद रखना है फॉर MCQ। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम टाइम कैसे मेंटेन किया जाता है विद द टाइमर इंटरप्ट। तो ये आपने डिटेल यहाँ से देखनी है कि कैसे सिस्टम टाइम को, हाउ वी कैन मेंटेन सिस्टम टाइम विद द हेल्प ऑफ टाइमर इंटरप्ट। आई थिंक हैंडआउट्स में इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई, बस ये लिखा हुआ है कि इससे करके हम कर सकते हैं, लेकिन आपने इसकी डिटेल ChatGPT से सर्च कर लेनी है और 3 मार्क्स का आपने आंसर प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोड है टाइमर इंटरप्ट का, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपने, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लाजमी लेना है। फिर मैं बार बार यही बात करता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स लाजमी आपने लेना है। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने याद करनी है कोड लिखने के लिए। ओके, ये कोड है यहाँ पर टाइमर को हुक करने के लिए, ये आपने देख लेना है डिटेल में। और ये TSR का कोड है, ये भी आपने देख लेना है। ये दोनों कोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर भी कवर हो चुके हैं, यहाँ पर आपने दोबारा इनको रिवाइज़ कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है कि 2 टाइमर टिक्स के दरमियान कितना डिफरेंस होता है। बाकी इस कोड को भी आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, एक कोड था वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आया, मैं उसको देखता हूँ कि टाइमर की स्पीड को इंक्रीज़ कैसे करना है। वो मेरे ख्याल से मल्टीटास्किंग के चैप्टर में आएगा, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल पोर्ट के 2 व्यूज़ हैं, एक कनेक्टर है जो एक्सटर्नल वर्ड देखती है और एक पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर है जो कि प्रोसेसर जिसके ज़रिए से कम्युनिकेट करता है। और उसके अलावा पैरेलल पोर्ट का जो कनेक्टर है वो 25 पिन कनेक्टर है और उसको DB25 बोलते हैं। ये MCQs के लिए आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके अलावा ये बाईडायरेक्शनल पोर्ट है, इसकी कौन सी पिन्स किस लिए हैं, यानी डाटा पिन्स जो हैं ये हमारे पास पिन 2 से लेकर 9 तक होती है। पिन 10 हमारे पास एक्नॉलेज पिन होती है और ये यूज बाय प्रिंटर टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द डाटा एंड शोज द विलिंगनेस टू रिसीव मोर डाटा। और उसके अलावा IRQ7 अगर इनेबल होगा तो क्या होगा हमारे पास पैरेलल पोर्ट कंट्रोलर में, पिन 18 टू 25 जो होती हैं ये ग्राउंड होती हैं। ये तमाम पिन्स के नंबर्स आपने MCQs के लिए याद रखने हैं, लेकिन जो एक्नॉलेज पिन है ये आपने याद रखनी है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एक्नॉलेज पिन किस लिए यूज़ होती है, इसका क्या फंक्शन है। तो आप ये प्रिंटर की एग्जाम्पल से भी इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप आपने ये 3 मार्क्स का आंसर इसका प्रिपेयर करना है कि एक्नॉलेज पिन का क्या यूज़ है पैरेलल पोर्ट में। और पैरेलल पोर्ट जो हैं 378 से 37A तक डेजिग्नेट की जाती हैं। फर्स्ट पोर्ट जो 378 डाटा पोर्ट होती है, ये भी आपने याद रखना है। और 1 बिट जो होती है रिजल्ट करती है 5 वोल्ट में और 0 बिट रिजल्ट करती है 0 वोल्ट में। ये MCQs के लिए आपने तमाम चीज़ें याद रखनी है। जो 37A होती है ये कंट्रोल पोर्ट होती है, जैसे 378 हमारे पास डाटा पोर्ट थी, 37A इज़ कंट्रोल पोर्ट। और इसका जो बिट 4 होती है ये क्या करती है, इनेबल करती है IRQ7 को एक्नॉलेज पिन को ट्रिगर करके। तो ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है कि बिट 4 क्या करती है। तो एक तो आपने एक्नॉलेज पिन को देखना है जो हमारे पास आई थिंक 10 नंबर पे थी, और बिट 4 क्या फंक्शन परफॉर्म करती है इसको आपने देखना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने तमाम जो पिन्स हैं उनकी देखने है कि कौन सी पिन किस लिए है, 10 पिन किस लिए है, 2 से 9 किस लिए है। ये MCQs के लिए देखना है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखना है कि बिट 4 क्या करती है और एक्नॉलेज पिन का क्या फंक्शन होता है। उसके अलावा जो कोड है इसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं। ये कोड है, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो 220 वोल्ट होता है AC इनपुट और AC करंट होता है 50 हर्ट्ज साइन वेव, ये आपने याद रखना है जस्ट। उसके अलावा ये कोड स्किप किया जा सकता है इजीली, और नेक्स्ट एग्जांपल भी स्किप की जा सकती है। इसके अंदर जस्ट कंट्रोल ऑफ द फ्लो, करंट फ्लो देखा जा रहा है। तो ये आप लेक्चर वीडियो से कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा, लेकिन कोड आपने ये याद नहीं करना। जो कोड याद करना है वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इसको आप स्किप कर सकते हैं, एक्सरसाइजेज भी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिबग इंटरप्ट्स का।
ये याद रखना है आपने कि कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ नहीं होते। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद रखना है डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। अगर ट्रैप फ्लैग सेट होगा तो क्या होगा, हर इंस्ट्रक्शन के बाद टाइप 1 की इंटरप्ट जनरेट होगी, ये भी आपने याद रखना है। इंटरप्ट वेक्टर टेबल का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि वो मैपिंग करता है इंटरप्ट्स की। जो ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट होती है वो इंटरप्ट 3 होती है, ये भी आपने याद रखना है। और इंटरप्ट 3 का जो सिंगल बाइट का ऑप कोड होता है और किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये कॉन्सेप्ट डिटेल में देखना है कि पुश एफ क्या करता है और पॉप एफ क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा इस कोड को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारा कोड आप स्किप कर सकते हैं। यस यस, यू कैन इजीली स्किप दिस कोड। ट्रैप, ISR, L1, L3, की वेट, आप सारे कोड को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये कोड भी स्किप किया जा सकता है एज इट इज़। लेवल 3, लेवल 1, की वेट, ओके, एल स्टार्ट। ये जो कोड है ये आपने देखना है कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और इस कोड को आपने अच्छे से कर लेना है। इसके लिए आप लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा कि हमारे पास जो डिबगर है जिसके अंदर ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट होती है, उसके अंदर जो कोड है कि ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट कैसे काम करता है, ये आपने देखना है। ये कोड आपने अच्छे से, जो लेक्चर वीडियो है उसमें आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि कैसे क्या होगा। तो ये पेपर में कोड दे दिया जाता है, बीच में से 2-3 लाइंस दे दी जाती हैं, पूछा जाता है इसके बाद क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपने तमाम ले लेना है कि कैसे ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट्स होती हैं और सिंगल इंटरप्ट को यूज़ करते हुए हम ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट कैसे बनाते हैं सिंगल स्टेप इंटरप्ट से। तो ये जो कोड है इतना पार्ट ये आपने देखना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर IRQ इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, ये आपने याद रखना है। और इस कोड में टाइमर का यूज़ किया गया है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। टास्क इनको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, ये PCB आपने याद रखना है कि जो हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ये इसका क्या फंक्शन होता है। तो ऐसी स्पेस जहाँ पर तमाम रजिस्टर्स जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं। और इंटरप्ट 8 दैट इज सेविंग एंड स्टोरिंग द रजिस्टर्स इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। जो शेड्यूलर होता है ये हमारे पास सेव करता है और स्टोर करता है रजिस्टर्स को। और इस होल इवेंट को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये आपने MCQs के लिए तमाम चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, PCB के लिए एक क्वेश्चन आता है कोड लिखने के लिए कि आपने PCB के लिए स्पेस एलोकेट करनी है ऑफ साइज 32। और यस, यही क्वेश्चन आता है कि PCB के लिए आप साइज 32 एलोकेट करें स्पेस। तो इसका कोड आपने देखना है। तो एक हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है PCB जिसके अंदर हमने टाइम्स 32 मल्टीप्लाई बाई 16 और DW0 रखा है। ये जो PCB का लेआउट है ये भी आपने देखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और ये PCB का स्पेस एलोकेट करने का कोड है, ये आपने अच्छे से कर लें, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाकी आप प्रिंट को और इनिशलाइज PCB को स्किप कर सकते हैं, टाइमर को भी स्किप कर सकते हैं यहाँ से। और yes, you can skip everything here. Here comes my favorite question कि हम टाइमर इंटरप्ट की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो स्पीड ऑफ मल्टीटास्किंग है क्या उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको ये पूछा जा सकता है कि टाइमर इंटरप्ट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करके दिखाएं। या आपको ये भी बोला जा सकता है कि 1 मिलीसेकंड का इंटरवल बनाएं, पहले 55 का होता है 1 का बना के दिखाएं। तो ये कोड जो है ना 4 लाइनों का, इसको आपने हिफ्स कर लेना है एज इट इज़। ये आपको कई तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैंने आपको 3-4 इसके मेथड बताए हैं कि इन तरह से क्वेश्चन को बनाया गया होता है और पेपर में पूछा गया होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मूव करते हैं AX के अंदर 1100, फिर हम उसको आउट कर देते हैं 40 पोर्ट पर, जो भी AL के अंदर वैल्यू होती है। फिर AL के अंदर AH की वैल्यू मूव करते हैं और फिर उसको आउट करते हैं, क्योंकि आउट करते हुए हमारे पास एक टाइम पर सिर्फ 2 डिजिट्स आउट होते हैं। तो कंप्लीट को करने के लिए पहले AL को करते हैं, फिर AH को AL में मूव करके फिर AL को करते हैं। तो इस तरह से 1100 हमारे पास आउट हो जाता है पोर्ट 40 पर और टाइमर इंटरप्ट 1 मिलीसेकंड का सेट हो जाता है। तो ये आपने कोड अच्छे तरह से कर लेना है। और जो मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन आ सकता है, टाइमर इंटरप्ट की फ्रिक्वेंसी का आ सकता है, या ये इंटरवल दिया जा सकता है, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कोड आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद मल्टीटास्किंग कर्नल STSR, इस कोड को भी आप स्किप कर सकते हैं ईजीली। इसके अंदर सिर्फ उसको TSR बनाया गया है इस कोड की हेल्प से, बाकी कोड सेम है पुराना। और यहाँ पर TSR कॉलर है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं।
ये भी स्किप किया जा सकता है, उसके अंदर उसको एक प्रॉपर इंटरप्ट बना दिया गया है पूरे कोड को। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो सर्विसेज हैं। बायस वीडियो सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। आपसे इंटरप्ट एंड वीडियो सर्विस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है। आपने इसके ऊपर लिखना होता है। इसकी एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, इसके ऊपर नोट भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि AH में 00H पास किया जाएगा, AL में डिज़ायर मोड पास किया जाएगा। वीडियो मोड्स आपने ये याद रखने हैं, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। और कोई सी एक एग्जांपल आपने यहाँ से याद करनी है, वो आपने लिख देनी है। उसके अलावा ये तमाम इंटरप्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। कर्सर पोजीशन सेट करने के लिए BH में क्या वैल्यू जाएगी, AH में क्या वैल्यू जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQ। टेक्स्ट मोड के लिए कौन सी वैल्यू जाएगी AH में, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉल अप के लिए कौन सी वैल्यू जाएगी, स्क्रॉल डाउन के लिए कौन सी वैल्यू जाएगी। बाकी तमाम चीज़ों में वैल्यू तकरीबन सेम है। राइट करेक्टर एंड एट्रीब्यूट एट कर्सर पोजीशन 09H AH में वैल्यूज आएगी, ये आपने वैल्यूज याद रखनी है। राइट करेक्टर ओनली एट कर्सर पोजीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। AH में कौन सी वैल्यू जाएगी फॉर MCQs। स्ट्रिंग राइट करने के लिए सबसे ज़्यादा इनमें इंपॉर्टेंट है 13H वैल्यू जाती है। और फॉन्ट हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 16 का फॉन्ट स्टोर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। और हमारे पास फॉन्ट की अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो ये वाला जो तमाम वैल्यूज़ हैं, X में क्या वैल्यू जाएगी, BH में क्या जाएगा, ये भी आपने याद करनी है। गेट फॉन्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। और कैरेक्टर जनरेट करने के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि एक्स रजिस्टर के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, ये आपने अच्छे से याद कर लेना। बाकी इसका कोड आप स्किप कर सकते हैं, ये कोड भी स्किप किया जा सकता है। ओके, ये आपने याद रखना है कि ग्राफिक पिक्सल राइट करने के लिए क्या क्या वैल्यूज़ जाएंगी AH में, BH में, AL में, CX में, DX में, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेना है फॉर राइटिंग ग्राफिक्स पिक्सल। और MCQ के लिए आपने AH के अंदर क्या वैल्यू जाएगी ये याद रखना है 0CH। बाकी आप ये कोड स्किप कर सकते हैं। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि DOS की जो वीडियो सर्विसेज होती हैं दैट आर मोर कुक्ड, और इसके अंदर आपने ये तीनों याद रखने हैं कि अगर आपने स्टैंडर्ड इनपुट से करेक्टर रीड करना हो तो 01H यूज़ होता है, स्ट्रिंग राइट करनी हो स्टैंडर्ड आउटपुट में 09H यूज़ होता है, बफर इनपुट लेनी हो तो 0AH यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो बफर इनपुट आती है ये DSDX में आती है, DOS इनपुट बफर, ये भी आपने याद रखना है कि किस सेगमेंट रजिस्टर में ये वैल्यू आती है इनपुट बफर की। उसके बाद ये कोड आप स्किप कर सकते हैं और ये कोड भी स्किप हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज। स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क के अंदर कितने ट्रैक्स होते हैं, कितने सेक्टर्स होते हैं पर ट्रैक, और कितना डाटा ये होल्ड करती है, कितने बाइट्स ऑफ डाटा, ये आपने सारा याद रखना है। और टोटल सेक्टर्स कितने होते हैं और डाटा टोटल कितना होता है, ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है फॉर द MCQs। और हमारे पास 32 बाइट जो डायरेक्टरी होती है ये आपने याद रखना है कि 32 बाइट्स की होती है। इसके अंदर 32 सेक्टर रिजर्व कर दिए जाते हैं रूट डायरेक्टरी के लिए, और 512 डायरेक्टरी एंट्रीज होती हैं। ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दो बार ये वाला क्वेश्चन भी आया है, अगर आप बहुत ज़्यादा अनलकी होंगे तो ये क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास जो 32 बाइट डायरेक्टरी एंट्री होती है उसको लिखें कि वो किस तरह की होती है। तो ये बहुत ही अनलकी चैम्प को क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है कि जो 32 बाइट एंट्री होती है डायरेक्टरी एंट्री, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ये एक दो बार शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। उसके बाद जो स्टोरेज एसेस यूजिंग बायस है, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें से हमारे पास राइट डिस्क सेक्टर, ये वाला जो पूरा आपने लिखना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि AH में 03H वैल्यू जाएगी, AL में नंबर ऑफ सेक्टर्स जाते हैं, CH में लोएड बाइट्स ऑफ सिलेंडर, और जिसकी अपर हाई बाइट्स होती हैं वो हमारे पास CL में जाती हैं, सेक्टर नंबर भी CL में जाता है, DH में हेड नंबर जाता है, DL में ड्राइव नंबर, ESBX से हम डाटा बफर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है बार बार कि जो हमारे पास डाटा बफर होता है वो ESBX होता है। और हमारे पास CF में एरर फ्लैग आता है, AH में एरर कोड, और AL में नंबर ऑफ सेक्टर ट्रांसफर। तो ये राइट डिस्क सेक्टर भी आ सकता है और रीड वाला भी आ सकता है। राइट और रीड में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारे पास रीड होता है उसमें AH में 02H वैल्यू जाती है, जबकि हमारे पास जो राइट होता है इसमें AH में 03H वैल्यू जाती है। जो राइट वाला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से तमाम वैल्यूज़ याद कर लेनी है। बाकी जो ड्राइव पैरामीटर्स हैं ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि कोई आए तो आप लिख सकें। ड्राइव पैरामीटर्स के लिए MCQ आता है कि AH में कौन सी वैल्यू जाएगी फॉर द ड्राइव पैरामीटर्स, तो ये आपने MCQ के लिए याद रखना है। उसके बाद ये कोड जो है आप इसको इजीली स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इन एक्सटेंशंस की आपने सिर्फ AH की वैल्यू याद रखनी है कि हमारे पास एक्सटेंडेड रीड के लिए AH में 42H वैल्यू जाती है, एक्सटेंडेड राइट के लिए 43H वैल्यू होती है, ये आपने याद रखना है। ये पूछा जाता है MCQ में। और ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन कि हमारे पास जो डिस्क एड्रेस पैकेट होता है उसका क्या फॉर्मेट होता है, ये भी आपने याद रखना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। और यहाँ से जो फ्लॉपी डिस्क है इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है
कि हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क के अंदर पार्टीशन टेबल है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये पैराग्राफ आपने याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्टीशन टेबल जो होता है स्टार्ट कर रहा होता है सेवरल लॉजिकल डिस्क टू बी मेंटेन, अच्छा अलाउ करता है कि हमारे पास लॉजिकल डिस्क मेंटेन हो जाए विद इन अ सिंगल फिजिकल डिस्क, और इसके अंदर जो फिजिकल सेक्टर 0 होता है इसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, जबकि पार्टीशन टेबल जो होता है ये एंड की तरफ होता है। फर्स्ट 4 बाइट्स जो होती हैं इनके अंदर MBR होता है, 16 बाइट पार्टीशन एंट्रीज होती हैं और फिर एक 2 बाइट का सिग्नेचर होता है। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पार्टीशन टेबल होता है इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें से आपने कोई सी 5 पार्टीशन टाइप याद रखनी है, कि इनमें से आपसे पूछा जा सकता है कि कोई सी 5 पार्टीशन टाइप्स बता दें। बाकी ये कोड आप स्किप कर सकते हैं, इस कोड को करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्किप किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टोरेज एसेस यूजिंग डॉस। तो हमारे पास जो डॉस होता है ये मोर कुक्ड और लॉजिकल व्यू देता है, और हर चीज़ इसमें एक फ़ाइल की तरह होती है। ये MCQs हैं। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि फ़ाइल को क्रिएट या ट्रंकेट करने के लिए तमाम रजिस्टर्स की वैल्यूज़ लिखें। तो ये आपने याद कर लेना है कि 3CH वैल्यू जाती है AH में, CX में फ़ाइल एट्रीब्यूट्स जाते हैं, DX में फ़ाइल नेम जाता है, और CF में एरर फ्लैग आता है, AX में फ़ाइल एंडर आ जाता है अगर फाइल क्रिएट हो चुकी है, अदरवाइज एरर कोड आ जाता है। बाकी ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फाइल को ओपन करने के लिए 3DH यूज़ होता है, क्लोज करने के लिए 3EH यूज़ होता है, रीड फाइल करने के लिए 3FH यूज़ होता है, और फाइल को राइट करने के लिए 40H यूज़ होता है। उसके बाद फाइल को डिलीट करने के लिए 41H यूज़ होता है। ये तमाम वैल्यूज़ MCQs में पूछी जाती हैं। करंट फाइल पोजीशन के लिए 42H। इसमें से डिलीट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू फाइल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड फ्रॉम फाइल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे से याद रखने हैं। और अगर हमने फाइल एट्रीब्यूट्स लेने हो तो उसके लिए 4300H यूज़ किया जाता है। ये भी MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर फाइल एट्रीब्यूट सेट करने हो तो 4301H यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एक कमांड स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास कमांड स्ट्रिंग पास की जाती है प्रोग्राम इन द प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स लोकेटेड एट द ऑफसेट 0 इन द करंट सेगमेंट। एरिया 0 से लेकर 7F जो होता है इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है डॉस के लिए, जबकि कमांड टेल लेंथ होती है ये 80 पर स्टोर की जाती है। 81 से FF तक हमारे पास एक्चुअल कमांड टेल स्टोर टर्मिनेटेड बाय CR कैरेज रिटर्न यानी एंटर बटन। तो ये हमारे पास जो कमांड स्ट्रिंग है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, और इसके जो तमाम वैल्यूज़ हैं ये MCQs में भी पूछी जाती हैं कि टेल लेंथ जो होती है ये किस जगह पर स्टोर की जाती है। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, MCQs आपके साथ ही प्रिपेयर हो जाएंगे। इस कोड को आप स्किप कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास अभी लेक्चर्स चल रहे हैं इनके अंदर जो ये वैल्यूज़ हैं रजिस्टर्स की ये इंपॉर्टेंट है, जो कोड्स हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमने मेमोरी एलोकेट करनी है तो AH में 48H वैल्यू जाती है, मेमोरी फ्री करनी हो AH में 49H वैल्यू जाती है, मेमोरी रिसाइज ब्लॉक करना हो तो 4AH वैल्यू जाती है, और अगर हमने लोड और एग्जीक्यूट प्रोग्राम करना हो तो 4BH जाती है। बल्कि ये लोड एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम का आपने पूरा करना है। इसके अंदर AH में क्या वैल्यू जाएगी, AL में क्या वैल्यू जाएगी, ये तमाम आपने पूरा का पूरा इंटरप्ट 21 का ये वाला कोड आपने याद रखना है। उसके बाद ये आप स्किप कर सकते हैं कर्नल वाला कोड। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर्स का मुझे क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द टाइप ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। तो ये आप सर्च कर लीजिएगा इसका आंसर क्या है। और इसके अंदर जो ये वाला पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिवाइस ड्राइवर फाइल्स जो होती हैं एक हेडर से स्टार्ट करती हैं जिनके अंदर लिंक होता है नेक्स्ट ड्राइवर का इन द फर्स्ट 4 बाइट्स फॉलो बाय द डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट जो होती है डिवाइस एट्रीब्यूट में वो होती है 15 बिट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये क्या करती है, डिक्टेट करती है कि ये करेक्टर डिवाइस है या ब्लॉक डिवाइस है। अगर बिट 0 होगी तो डिवाइस एक करेक्टर डिवाइस है, और अगर अदरवाइज ये एक ब्लॉक डिवाइस होगी। अब जो नेक्स्ट वर्ड होता है हेडर में ये ऑफसेट होता है द स्ट्रेटेजी रूटीन, देन इज द ऑफसेट ऑफ द इंटरप्ट रूटीन। और फिर उसके बाद 1 बाइट में हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स पोर्टेड इज स्टोर्ड, दिस इन्फॉर्मेशन इज पैडेड विद 7 zeros। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो हेडर होता है उसके डिवाइस ड्राइवर जो होता है उसकी फाइल का क्या तमाम स्ट्रक्चर होता है, ये आपने याद रखना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। और जो बिट 15 है ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका क्या काम होता है, और MCQ में भी ये पूछा जाता है। फिर स्ट्रेटजी रूटीन का कॉन्सेप्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटजी रूटीन जो होती है ये कब कॉल होती है, व्हेन स्ट्रेटजी रूटीन इज यूज्ड और नीडेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जो रिक्वेस्ट हेडर है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि रिक्वेस्ट हेडर का पैटर्न बताएं या स्ट्रक्चर बताएं। तो रिक्वेस्ट हेडर स्टोर करता है यूनिट रिक्वेस्टेड, द कमांड कोड, स्पेस फॉर रिटर्न वैल्यू एंड द बफर पॉइंटर्स। ये जो लाइन है ये आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंट कमांड कोड जो होते हैं ये 0 होता है जो इनिशलाइज करने के लिए, 1 होता है मीडिया चेक करने के लिए, 2 होता है बायस पैरामीटर को बिल्ड करने के लिए, 4 एंड 8 फॉर रीड एंड राइट रिस्पेक्टिवली। फॉर एवरी कमांड द फर्स्ट 13 बाइट्स ऑफ रिक्वेस्ट हेडर आर सेम। तो ये जो आपने दोनों पैराग्राफ्स हैं डिवाइस ड्राइवर्स के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें से डिवाइस ड्राइवर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। तो वैसे तो अगर आप ये पैराग्राफ याद करके लिख दें ये भी इनफ है, और अगर आप
इस चीज़ को याद कर लें कि हमारे पास RH प्लस 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन इतना जो टेक्स्ट में लिखा है ये भी याद कर लें ताकि बाकी चीज़ें भी ना आपको भूल जाएं याद करते करते। उसके बाद बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर बायस पैरामीटर ब्लॉक जो होता है ये कहाँ पर स्टोर किया जाता है, ये प्रोवाइड करता है पैरामीटर अबाउट द स्टोरेज मीडियम, और ये फर्स्ट सेक्टर ऑफ द बूट सेक्टर ऑफ द डिवाइस स्टोर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड फॉर MCQs। बाकी जो एग्जाम्पल है डिवाइस ड्राइवर की आप स्किप कर सकते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, दैट कैन बी इजीली स्किप्ड। नेक्स्ट जो सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग है, इसकी ये जो डायग्राम दी हुई है कि कौन से नंबर पे कैरियर डिटेक्ट है, रिसीव डाटा है, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है। आपको ये दे दिए जाएंगे, खाली नंबर्स लिखे होंगे, आपने इनके नाम लिखने होंगे कि कौन से नंबर पे क्या चीज़ है। फिर सीरियल पोर्ट कनेक्शन जो होता है ये 9 पिन की DB9 कनेक्टर होता है, ये भी आपने याद रख। बायस की इंटरप्ट 14 जो होती है ये सीरियल पोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो डाटा होता है सीरियल पोर्ट पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेंड किया जाता है RS-232 कम्युनिकेशन, ये MCQ है। The data start with 1 bit called the start bit and then 5 to 8 bits an optional parity bit and 1 to 0 bits called stop bits। तो ये बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि ये बिट्स कौन कौन सी होती हैं। पहले डाटा स्टार्ट करता है 1 बिट से जो स्टार्ट बिट होती है, फिर हमारे पास 5 to 8 डाटा बिट्स होती हैं, और फिर पैरिटी बिट होती है जो कि ऑप्शनल होती है, और फिर हमारे पास 1 to 0 बिट्स होती हैं जिनको स्टॉप बिट्स बोला जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो नंबर ऑफ डाटा बिट्स, पैरी बिट्स और दो नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स होती हैं ये कॉन्फ़िगर कर दी जाती हैं बोथ हैंड्स पर। ये बोथ हैंड्स वाला MCQ इंपॉर्टेंट है। और जो ड्यूरेशन ऑफ बिट होती है इसको हम क्या कहते हैं, बॉड रेट ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तमाम पैराग्राफ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ये कौन सी बिट हमारे पास किस चीज़ के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अच्छा, जब हमने सीरियल में इनिशियलाइज पोर्ट करनी होती है तो हमारे पास 00H यूज़ होता है, और ये पैराग्राफ भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो हर बिट होती है लाइन स्टेटस की, ये कन्वे करती है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन में, क्या ये बताती है, कन्वे करती है। तो सिग्निफिकेंट रिलीज सिग्निफिकेंट मीनिंग्स आर टाइम आउट, ट्रांसमीटर शिफ्ट, रजिस्टर एम्प्टी, ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर एम्प्टी, ब्रेक डिटेक्ट, रिसीवर रेडी, ओवररन, पैरिटी एरर एंड फ्रेमिंग एरर। Modern status is not used in direct serial communication. Port parameters in L consist of baud rate, parity scheme, नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स, नंबर ऑफ डेटा बिट्स। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरा पैराग्राफ याद रखना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बन के आ सकता है। उसके बाद जो राइट करेक्टर टू पोर्ट के लिए हमारे पास 01H यूज़ होता है AH रजिस्टर में, और रीड करेक्टर करना होगा तो 02H यूज़ होता है। और जो गेट पोर्ट स्टेटस है ये कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें H में 03H वैल्यू जाती है, DX में पोर्ट नंबर पास किया जाता है, और रिटर्न किया जाता है लाइन स्टेटस एंड मॉडर्न स्टेटस इन AX रजिस्टर। AH में लाइन स्टेटस होगा, AL में मॉडर्न स्टेटस होगा। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। अब यहाँ पर COM1 कौन से पोर्ट से असेस की जाती है, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। COM2 कौन से असेस की जाती है, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। 3F8 जो होता है हमारे पास ये ट्रांसमिटिंग होल्डिंग रजिस्टर होता है, और 3F9 जो होता है इसकी बिट 0 होनी चाहिए, ये रिसीव करता है डाटा अवेलेबल इंटरप्ट, और बिट 1 जो होती है ये सेट होगी ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर को एम्प्टी इंटरप्ट के लिए। और जो बिट 0 होती है 3FA की, ये सेट होती है कि अगर इंटरप्ट पेंडिंग है, और 1 से 3 आइडेंटिफाई करती हैं कॉज ऑफ द इंटरप्ट। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 110 में क्या होगा, टाइम आउट इंटरप्ट पेंडिंग हो जाएगा। 101 में क्या होगा, टाइमर इंटरप्ट हो जाएगा। 100 में क्या होगा, ट्रांसमिट मशीन। तो ये एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये बिट्स दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है। बाकी ये MCQ के लिए है कि 3FB और 3FD रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। रजिस्टर एट 3FC इज मॉडर्न कंट्रोल रजिस्टर, और बिट 3 इस रजिस्टर की सेट होनी चाहिए अनेबल करने के लिए इंटरप्ट जनरेशन बाय द सीरियल पोर्ट। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिट 3 इसकी सेट होनी चाहिए। बाकी ये कोड आप स्किप कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग है। अभी तक हमारे पास जो प्रोसेसर थे 16 बिट के थे। इंटर सीरीज जो है 32 बिट आर्किटेक्चर भी प्रोवाइड करता है। 32 बिट मोड जो होता है वेरी इजी टास्क होता है। हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ न्यू रजिस्टर कॉल्ड CR0 चेंज करनी होती है, और उसके बाद प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेसर 32 बिट मोड में चला जाता है। इसको प्रोटेक्टेड मोड बोलते हैं। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से रजिस्टर की वैल्यू हम चेंज करते हैं, सिग्निफिकेंट बिट किसकी चेंज करते हैं। और उसके अलावा जो 32 बिट एड्रेस रजिस्टर होता है ये 4 GB ऑफ मेमोरी एक्सेस जो होता है वो कर सकता है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अंदर सेगमेंट सेलेक्टर FS और GS दो ऐड हो गए हैं। बाकी इसके अंदर जो रोल ऑफ सेलेक्टर है ये भी आपने याद रखना है कि ये डिस्क्रिप्टर फ्रॉम द टेबल सेलेक्ट करता है, फ्रॉम द टेबल ऑफ डिस्क्रिप्टर्स, और फिर उसके लिहाज से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और ये जो है आपने एज इट इज़ याद रखना है फॉर्मेट ऑफ अ सेलेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास 0 और 1 बिट होती है RPL, जो कि हमारे पास बताती है कि
रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल इसका क्या है, TI होती है जो हमारे पास टेबल इंडेक्स बता रही होती है, और जबकि इंडेक्स हमारा 3 से लेके 15 तक होता है। टेबल इंडेक्स सेट इज 0 टू असेस द ग्लोबल टेबल ऑफ डिस्क्रिप्टर, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो GDT होती है इसको ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल बोला जाता है। और अगर हम सेट कर दें 1 टू असेस अनदर टेबल जिसको लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल बोलेंगे, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। RPL जो रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है जो 0 से लेकर 3 तक जाता है और इन्फॉर्म करता है कौन सा प्रिविलेज लेवल प्रोग्राम यूज़ करेगा। और 13 बिट इंडेक्स जो होता है ये एक्चुअल इंडेक्स टू GDT होता है, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। 13 बिट का मतलब ये है कि मैक्सिमम ऑफ 8192 डिस्क्रिप्टर्स आर पॉसिबल इन GDT, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम 8192 डिस्क्रिप्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा जो बेस एंड लिमिट होती है GDT की, ये 48 बिट रजिस्टर के अंदर स्टोर की जाती है जिसको GDTR बोलते हैं, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि 48 बिट रजिस्टर होता है और उसको GDTR बोलते हैं। और LGDT जो है ये इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन जिस रजिस्टर लोड किया जाता है, लोड GDT इंस्ट्रक्शन, ये भी आपने याद रखनी है MCQ के लिए। और हमारे पास 48 बिट का एड्रेस दिया जाता है, ये भी याद रखना है। और इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री होती है GDT की, इसको 0 होना चाहिए, इसको नल डिस्क्रिप्टर बोलते हैं। नल डिस्क्रिप्टर का वर्ड भी आपने याद रखना है फॉर MCQ। और जो भी एंट्रीज होंगी मैक्सिमम ऑफ 8191 ये हमारे पास आ सकती हैं, ये भी आपने याद रखना है फॉर दी MCQ। ये जो दोनों टेबल्स हैं इनमें से आपने टेबल्स के स्ट्रक्चर्स किसी भी एक के याद रखने हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी आ जाता है अपने, बल्कि आपने दोनों के याद रखने हैं। कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर इसका भी आपने स्ट्रक्चर याद रखना है और डाटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर इसका भी स्ट्रक्चर याद रखना है, ये बनाने के लिए पेपर में आ जाता है। और जो सेगमेंट टेबल है ये भी आपने याद रखना है, यानी पूरे टेबल्स के आपने स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं, ये आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अच्छा, एक मुझे जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था G बिट से क्या होता है, P बिट से क्या होता है, इस तरह 4 बिट्स दी गई थी और मुझे बताना था इनसे क्या होता है। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे पेपर में आया हुआ था, बाकी ये कोड आप स्किप कर सकते हैं। इसमें जस्ट ये कोड आता है और पूछा जाता है कि इसमें पहली लाइन जो है ये बेसिकली क्या कर रही है, तो आपने बताना होता है कि ये नल डिस्क्रिप्टर है और दूसरी लाइन जो होती है ये 32 बिट कोड है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा आउटपुट बताने के लिए आ जाता है, बाकी ये कोड आप पूरा स्किप कर सकते हैं। फिर हमारे पास गेट A20 क्या होता है ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जब हमारे पास 8 लोड किया जाएगा CS में तो इसका क्या मतलब होगा, सिलेक्टर में इंडेक्स 1 होगा, TI 0, RPL 0, ये चीज़ें आपने देख लेनी है, इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर 32 बिट प्रोग्रामिंग का जो कोड है इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक कोड दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि 32 बिट प्रोग्रामिंग के अंदर स्विच करके आप दिखाएं। तो इसका ये स्किप कर सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन, नेक्स्ट करैक्टर भी आप स्किप कर सकते हैं। और इसके अंदर जो कोड है स्टार्ट वाला, ये कोड आपने करना है, यहाँ से लेकर ये सारा कोड आपने करना है, ठीक है। ये सारा कोड इंपॉर्टेंट है। जब ये कोड होगा, ये स्टार्ट वाला जब कोड होगा तो इससे हम 32 बिट प्रोग्रामिंग मोड में जाते हैं, तो ये कोड आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा, ये प्रिंट स्क्रीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने करना है सारा कोड, कि पहले हम A20 गेट को इनेबल करते हैं, फिर हम बेस ऑफ पोर्ट डिस्क्रिप्टर टेबल लगाते हैं, फिर स्टैक टॉप जो हमने यूज़ करनी P बोर्ड में वो हम करते हैं सेट, फिर हम P स्ट्रिंग जो हमने यूज़ करना है P मोड में उसको हमने सेट कर दिया, फिर बेस ऑफ GDT लोड GDTR कर दिया। और उसके बाद ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये सारा कोड नहीं भी याद होता, आपने सॉरी ये 3 नहीं बल्कि ये वाली जो लाइन्स हैं 5 लाइन्स, ये आपने याद रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कि सबसे पहले हम EAX के अंदर CR0 लोड करेंगे और उसके बाद उसको जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको सेट कर देंगे CR0 रजिस्टर की। उसके बाद हम क्लियर इंटरप्ट करेंगे और EAX की वैल्यू CR0 में मूव करेंगे और जंप कर देंगे इस जगह पर 0x08 और इसको हम P स्टार्ट पर मूव कर देंगे, लोड कर देंगे P स्टार्ट इसके अंदर। तो ये जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है टू स्विच इनटू प्रोटेक्टेड मोड। यानी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, एक कोड दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसको चेंज करें, मूव करें इनटू द 32 बिट प्रोटेक्टेड मोड। तो ये आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो सारा कोड है वो आप इजीली स्किप कर सकते हैं। फिर हमारे पास वीज़ा लीनियर फ्रेम बफर है, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि सुपर वीजिए इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो 4F100H यूज़ किया जाता है। सुपर वीजिए मोड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास 4F01H यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा अगर हमने वीडियो मोड सेट करना हो तो उसके लिए 4F02 यूज़ किया जाता है। तो ये आपने AX के अंदर जो वैल्यूज़ पास हो रही हैं वो आपने याद रखनी है। और वीज़ा जो होता है ये होता किस लिए है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने देख लेना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। और जो वीज़ा का डिफाइंड मोड है 4117 जो कि 1024 × 768 मोड विन 16 बिट कलर एंड लीनियर बफर।
और इसके बाद 16 बिट कलर्स फॉर एवरी पिक्सल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन F565 फॉर्मेट विद 5 बिट्स फॉर रेड, 6 फॉर ग्रीन एंड 5 फॉर ब्लू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी शॉर्ट क्वेश्चन। आपको पूछा जाएगा कि वीज़ा के अंदर जो 565 फॉर्मेट है ये किस लिए है, इसका क्या मतलब है। तो 5 बेसिकली रेड के लिए है, 6 फॉर ग्रीन एंड 5 फॉर ब्लू। ये आपने याद रखना है। ये 32 शेड्स ऑफ रेड बनाते हैं, 64 शेड्स ऑफ ग्रीन एंड 64 के टोटल पॉसिबल कलर्स बनाते हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। और हमारे पास जो 32 बिट का लीनियर फ्रेम बफर बेस एड्रेस होता है ये अवेलेबल होता है ऑफसेट 28 इन द मोड इन्फॉर्मेशन बफर। ये भी आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। बाकी ये कोड आप स्किप कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। फिर हमारे पास जो ये इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर है ये आपने याद रखना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। आपको टेबल बनाने के लिए आ सकते हैं इंटरप्ट गेट डिस्क्रिप्टर का। और IDTR जो है ये आपने याद रखना है कि ये लोड किया जाता है, स्टोर किया जाता है फिजिकल एड्रेस इसके अंदर। और ये भी 48 बिट रजिस्टर होता है। और यहाँ पर आपने देख लेना है कि P किस लिए है, DPL किस लिए है, मतलब इसकी भी आपने जो तमाम वैल्यूज़ हैं यहाँ पर P, DPL, S, G ये तमाम आपने देख लेनी है। D ये किस लिए हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। बाकी आप इस कोड को स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एक्सरसाइज भी स्किप हो सकती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जिसके साथ इंटरफेस है, तो ये हमारे पास 2 प्रिवेलेंट कॉलिंग कन्वेंशन पूछ ली जाती हैं। C कॉलिंग कन्वेंशन है और पास्कल कॉलिंग कन्वेंशन है। नेमिंग कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQ के। हमारे पास पास्कल में क्या होता है, अपर केस में चला जाता है, C++ में क्या होता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं। C में जो पैरामीटर्स होते हैं ये रिवर्स ऑर्डर में पुश किए जाते हैं विद द राइट मोस्ट बिंग द पुश फर्स्ट, और पास्कल के अंदर प्रॉपर ऑर्डर में पुश किए जाते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिंग पुश फर्स्ट। बाकी हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर प्रिजर्व रखे जाते हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से स्क्रैच के तौर पे यूज़ होते हैं ये उससे भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी उसके बाद हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द पैरामीटर्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फिर हमारे पास एक कोड दे दिया जाता है, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है टू, मतलब आपको C का कोड दे दिया जाएगा, आपको उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपको असेंबली का कोड दे दिया जाएगा, आपको उसको C कोड में कन्वर्ट करना होगा। तो ज़्यादातर ये होता है असेंबली का कोड होता है, आपको उसको C में कन्वर्ट करना होता है। तो आपने ये याद रखना है दोनों तरह से, या मतलब इसको भी इसमें कन्वर्ट करके देखना है, उसको भी इसमें कन्वर्ट करके देखना है, और ये आपने याद कर लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो स्वैप का कोड है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ये भी पेपर में आता है। और असेंबली में इसको कैसे लिखेंगे ये भी आपने देखना है। ये दोनों कोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्वैप वाला कोड है। स्वैप वाला कोड आपने अच्छे से परफॉर्म करना है। ज़्यादातर असेंबली में दिया जाएगा, आपने C में लिखना होगा, लेकिन आपने दोनों तरह से, दोनों एंगल से इसको करना है। बाकी इस कोड को आप स्किप कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हमने प्रोग्राम रन करना होता है तो हम इस कमांड से रन करते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये कमांड क्या कर रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेसम के अंदर इंपोर्ट सिंबल होता है, डिक्लेयर किया जाता है एक्सटेंड डायरेक्टिव के साथ, और एक्सपोर्ट सिंबल डिक्लेयर कर दिया जाता है ग्लोबल डायरेक्टिव के साथ। ये आपने याद रखना है फॉर दी MCQ। बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि C का कोड असेंबली में चेंज करना, असेंबली का C में चेंज करना, और जो इनके कन्वेंशंस हैं वो आपने देख लेनी है C और पास्कल की, और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द हाई एंड प्रोसेसर्स। ये वो जो पैराग्राफ है ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास A0 से लेके A7 तक रजिस्टर्स क्या कर रहे हैं, D0 से लेके D7 तक रजिस्टर्स क्या करने हैं, ये आपने डिटेल में देख लेना है। उसके अलावा ये जो वेरिंग इंस्ट्रक्शन लेंथ फ्रॉम 1 से लेके 11 वर्ड्स तक ये आपने याद रखनी है। और डिक्रीमेंटिंग स्टैक है इसका, ये भी आपने याद रखना है फॉर दी MCQ। और इसकी जो फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये भी आपने याद रखनी है, और कोई सी 5 इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल के तौर पर आपने याद करनी है। तो ये आपने जो इंस्ट्रक्शंस है ये तमाम देखनी है। आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी, पूछा जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही हैं, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कि कोई सी 5 एग्जाम्पल लिखें मोटरोला की इंस्ट्रक्शंस की, या आपसे पूछा जाएगा कि क्या डिफरेंस है सन स्पार्क में और मोटरोला में, और दोनों की 5-5 एग्जाम्पल लिखें इंस्ट्रक्शंस की। तो इस तीनों तरीकों से आपने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। स्पार्क 64 बिट का प्रोसेसर है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ होता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। रिस्क यूज़ होता है, सिस्क यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है कौन से प्रोसेसर में कौन सा यूज़ होता है। और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और लिटिल इंडियन किस में यूज़ हो रहा है, किस में बिग इंडियन यूज़ हो रहा है, ये भी आपने तीनों प्रोसेसर्स का देख लेना है। डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं सन स्पार्क में, ये भी आपने देखनी है फॉर दी MCQs। और ये जो हमारे पास 8 ग्लोबल रजिस्टर और 8 अल्टरनेट ग्लोबल रजिस्टर हैं, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लेना है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, या फिर आप इसको याद करके डिफरेंस में भी लिख सकते हैं सन स्पार्क और मोटरोला के। और जो ये वाला पैराग्राफ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर विंडो का क्या कॉन्सेप्ट होता है सन स्पार्क में, ये भी आपने देखना है डिटेल में, मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है।
यहाँ पर जो है ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो O6 होता है ये कन्वेंशनली यूज़ किया जाता है स्टैक पॉइंटर के लिए, और रजिस्टर जो होते हैं जीरो लोडिंग जीरो इन रजिस्टर इन मेड इजी स्पार्क इज टोटल रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है और इसको लोड स्टोर आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। मेमोरी एक्सेस इज ओनली डॉट इन द डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि टोटली रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर किसके अंदर है, स्पार्क के अंदर है। उसके बाद जो स्पार्क इंस्ट्रक्शन होती हैं टू रिसोर्सेज होती हैं और डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन होती है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो इसकी इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी, ये आपने इंस्ट्रक्शंस एक बार गो थ्रू कर लेनी है। तो आपको 5 इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए भी बोला जा सकता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, आपने बताना होगा कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या टास्क परफॉर्म कर रही हैं। तो आपने देख लेना है किस में डेस्टिनेशन पहले होती है, किस में हमारे पास सोर्स पहले होती है, ये डिटेल आपने देख लेनी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं फ़ाइल कवर कर देता हूँ। अच्छा, ये जो फाइल है इसको मैं बोलूँगा फिलर फाइल। फिलर का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रहा हूँ हाय माय नेम इज़ हमज़ा एंड आई बिलोंग टू पाकिस्तान, तो ये मैं जो आ बोल रहा हूँ दिस इज़ बेसिकली फिलर साउंड और फिलर वर्ड। तो ये फाइल जो है इसको मैं फिलर फाइल इसलिए बोल रहा हूँ, इसका एक मकसद है क्योंकि जब से वीडियो में चॉइस ख़त्म हुई है हम कोई फाइल्स पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ एक फ़ाइल कवर करने के लिए मुझे कोई देखनी थी फ़ाइल, तो सारी जो मैंने फाइल्स देखी CS401 की, तो मुझे ये फाइल्स अच्छी लगी कि इनके अंदर कुछ MCQs रिपीट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट देखनी है क्योंकि उसके अंदर मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिए हैं और कहीं से भी कोई भी MCQs आ सकते हैं। और जो वीडियो में मैंने अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बताए वो आपने अच्छे से करने हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करें। आपको ओवरऑल सब्जेक्ट का अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ आ रही है आप अच्छा ग्रेड सिक्योर कर सकें। तो ये जो वीडियोस होती हैं ना जिनमें बता रहे होते हैं, जल्दी जल्दी कवर कर रहे होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कर लें या ये कर लें, वो सिर्फ पास होने के लिए होती हैं, और वो पास होने के लिए भी सिर्फ तुक्के पे होती हैं कि तुक्के पे आप पास हो जाएं, तुक्के पे आपकी वही चीज़ें आ जाएं और आप पास हो जाएं, वो इसलिए होती हैं। जो सही पढ़ाई होती है वो यही होती है कि आप तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, अगर आपने अच्छे ग्रेड्स लेने और आपने तुक्के वाले चीज़ सीन में नहीं जाना। तो स्टार्ट करते हैं इस फाइल को। हमारे पास MCQs हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टर्मिनेट स्ट्रिंग इन असेंबली लैंग्वेज। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है और ये वीडियोस का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के लिए बता दूँ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको खुद ब खुद आ जाएगी, ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। कौन से रजिस्टर जो होते हैं डॉस इनपुट बफर में यूज़ होते हैं। उसके बाद बायस वीडियो सर्विसेज जो होती हैं ये किस इंटरप्ट के ज़रिए से एक्सपोर्ट की जाती हैं। इंटरप्ट मास्किंग जो होती है वी यूज़ डैश टू गेट कंट्रोल फ्रॉम द प्रोग्राम विदाउट लेटिंग द प्रोग्राम नो अबाउट इट। इंटरप्ट मास्किंग जो होती है वो कंट्रोल लेने के लिए हम टाइमर इंटरप्ट किस यूज़ करते हैं और उसके लिए कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है ये आपने देखना है। इन केस ऑफ कॉम फाइल मैक्सिमम लेंथ ऑफ पैरामीटर पास थ्रू कमांड लाइन कैन बी डैश, और इन केस ऑफ कॉम फाइल द फर्स्ट कमांड लाइन पैरामीटर स्टोर एट डैश। कमांड लाइन पैरामीटर हमने डिटेल में देखा है। मल्टीटास्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट यूज शेड्यूलर ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। शेड्यूलर के तौर पे कौन सी इंटरप्ट यूज़ होती है। डैश इज हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इन द इंटरप्ट कंट्रोलर। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट कौन सी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट 21 सर्विसेज यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। ये इंटरप्ट 21 में कौन सी वाला जो AH में वैल्यू पास करेंगे ये X में, तो हमारे पास रीड कैरेक्टर होगा। उसके बाद एज कम्पेयर टू डैश, डैश प्रोवाइड मोर टू सर्विसेज एज कम्पेयर टू बायस। डॉस प्रोवाइड्स 9 पिन DB9 कनेक्टर विच पिन इज असाइन टू TD। तो ये मैंने आपको पूरी फिगर याद करने के लिए बोला है। हार्ड डिस्क MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड का क्या साइज़ होता है ये भी मैंने आपको पूरा जो पैराग्राफ था वो याद करने के लिए बोला था। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो सर्विसेज वी वांट टू सेट द कर्सर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर विच ऑफ द वैल्यू विल बी स्टोर इन DH एंड DL रिस्पेक्टिवली। तो टॉप लेफ्ट के लिए 00 हमारे पास होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ इंटरप्ट 21 इज यूज टू राइट स्टार्टिंग ऑन यूज टू राइट अ स्ट्रिंग ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये आपने देखना है इंटरप्ट 21 के लिए स्ट्रिंग राइट करने के लिए कौन सी होती है और डॉस के लिए बायस के लिए कौन सी होती है। उसके बाद हमारे पास वाइल यूजिंग इंटरप्ट 10 फॉर राइटिंग ग्राफिक पिक्सल ऑन स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द इन्फॉर्मेशन अबाउट पिक्सल कलर। पिक्सल कलर किस रजिस्टर में सेंड किया जाता है। बायस वीडियो सर्विसेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज। कौन कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद है कि इंटरप्ट 13 सर्विस 03 इज यूज टू राइट दिस सेक्टर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज ऑफ इंटरप्ट 10 इज यूज फॉर राइटिंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग राइट करने के लिए इंटरप्ट 10 की कौन सी सर्विस यूज की जाती है। रूट डायरेक्टरी ऑफ द फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स डैश फिक्स एंट्रीज। ये आपने देख लेना है कि कितनी फिक्स्ड एंट्रीज इसके अंदर होती हैं, ये भी पैराग्राफ मैंने आपको करवाया था। इंटरप्ट 13 बायोडिस्क सर्विस जनरली यूजेस विच रजिस्टर टू रिटर्न द एरर फ्लैग। एरर फ्लैग किस रजिस्टर के अंदर आता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो सर्विसेज वांट टू स्क्रॉल द विंडो अप विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ AH। AH के अंदर क्या वैल्यू होगी या हमने देखना है कि अगर हमने स्क्रॉल अप करना है विंडो को। उसके बाद मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज टू मेंटेन द ऑर्डरिंग ऑफ एक्टिव
पीसीबीज जो होते हैं हमारे पास, उनकी ऑर्डरिंग के लिए लिंक लिस्ट यूज़ की जाती है। सेट द करंट फाइल पोजीशन द डॉस यूजिंग सर्विस नंबर। करंट फाइल पोजीशन अगर हमने सेट करना हो तो कौन से को यूज़ करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द पेज नंबर फॉर यूजिंग द राइटिंग स्ट्रिंग सर्विस ऑफ इंटरप्ट 10। पेज नंबर किसके अंदर जाता है, ज़्यादातर BH में जाता है। जब पेज नंबर आए तो आपने BH सेलेक्ट करना है। सिर्फ एक जो होती है हमारे पास सर्विस, उसमें BH में नहीं जाता, बाकी तमाम में BH में जाता है। 99% मतलब इसका BH ही होता है। 9 पिन DB एंड 9 कनेक्टर विच पिन असाइन टू CD। ये पूरी डायग्राम मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, ये आपने करनी है एज इट इज़। उसके बाद ये उसी के आ रहे हैं तमाम। और द प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स फॉर कॉम फाइल्स इज ऑफ साइज। प्रीफिक्स किस साइज़ का होता है, ये भी मैंने आपको याद करने के लिए बोला है, सेगमेंट प्रीफिक्स का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस इंटरप्ट प्रोवाइड सीरियल पोर्ट सर्विसेज इंटरप्ट 14। द फर्स्ट सेक्टर ऑन डिस्क कंटेन्स, ये भी मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट सेक्टर किस चीज़ को इंक्लूड करता है, ये भी आपने देखना है। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो सर्विसेज वांट टू सेट द कर्सर पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ AH में कौन सी वैल्यू जाएगी कर्सर पोजीशन सेट करने के लिए। 32 बिट रजिस्टर कैन असेस अप टू डैश ऑफ मेमोरी, 4 GB मेमोरी को असेस कर सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वीडियो सर्विसेज वांट टू राइट स्ट्रिंग देन विच ऑफ द वैल्यू विल बी पास इन AH। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। FAT32 फाइल सिस्टम डायरेक्टली एंट्री इन DOS कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बाइट्स, 32 बाइट्स होती हैं इसके अंदर। डैश बाइट ऑफ DOS डेटा बफर स्टोर द मैक्सिमम कैरेक्टर्स बफर कैन होल्ड। तो ये मैक्सिमम कैरेक्टर्स किस डाटा बफर में आ सकते हैं ये हमने बताना है। उसके बाद द मैक्सिमम लेंथ ऑफ DOS कमांड लाइन पैरामीटर्स, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। ऑन एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट 21 सर्विस 3D फाइल इज सक्सेसफुली ओपन देन ZF विल कंटेन डैश। जीरो फ्लैग में क्या होगा, कॉम1 इज कनेक्टेड विद IRQ। ये भी आपने तमाम देखने कि किस IRQ के साथ क्या चीज़ कनेक्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इंटरप्ट 10 इज यूज्ड टू गेट वीडियो फॉन्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो फॉन्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कौन सी यूज़ होती है, ये भी मैंने आपको, बल्कि इसके मैंने तमाम रजिस्टर की वैल्यूज़ आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ इंटरप्ट 10 इज यूज्ड टेक्स्ट मोस्ट कैरेक्टर जनरेशन के लिए 1110 होती है। BPP स्टैंड्स फॉर, ये आपने देखना कि ये किस लिए होता है, बायस पैरामीटर ब्लॉक। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। हमारे पास 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं, ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताया, उसमें भी आ जाता है। उसके बाद इंटरप्ट 21 सर्विस 3D अगर यूज़ होगा, फाइल कांट बी ओपन देन, हमारे पास अगर ओपन होगी तो क्या होगा, अगर ओपन नहीं होगी तो क्या होगा, ये आपने देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ इंटरप्ट एंड यूज ड्रैग ग्राफिक पिक्सल ऑन द स्क्रीन। तो ये 0CH होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, रिपीट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। ईच थ्रेड कैन हैव देयर ऑन, क्या क्या चीज़ें थ्रेड में हो सकती हैं, स्टैक हो सकता है अपना उसका। उसके बाद थ्रेड्स कैन हैव फंक्शन कॉल पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट हमारे पास कौन सी होती है, टाइमर इंटरप्ट होती है, वो कौन से नंबर पे होती है ये आप देखना, इंटरप्ट 8 पे होती है। चेंजिंग एंड रिस्टोर द स्टेट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज, अगर हम उसकी चेंज करते हैं और रिस्टोर करते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोला जाता है। यहाँ पर ये आंसर गलत मार्क हुआ हुआ है क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर दिया हुआ नहीं है इनको। और मल्टीटास्किंग में भी ये चीज़ आती है जब हम चेंज और रिस्टोर करते हैं, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दिया गया हो तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। TSR स्टैंड्स फॉर टर्मिनेट एंड स्टेट रेजिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ इज ड्राइव्ड बाय अ कीबोर्ड। कीबोर्ड किस IRQ को ड्राइव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड टू द सीरियल पोर्ट। IRQ आपने सारे देखने हैं प्रोग्राम। PIC जो होता है इसके कितने इनपुट सिग्नल्स होते हैं, कितने आउटपुट सिग्नल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको याद करने का बोला था। विच ऑफ द फॉलोइंग IRQ, ये भी IRQ का है अगेन, ये IRQ के आपने तमाम देखने हैं। ये जो पोर्ट के पैरेलल पोर्ट के पिन्स के नंबर्स हैं, ये भी मैंने आपको बोला है कि आपने याद करने हैं। और ये IRQ कन्फ्लिक्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि जब 2 डिवाइसेस सिस्टम में सेम IRQ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये IRQ कन्फ्लिक्ट होगा। इसका इतना छोटा सा आंसर है और 3 नंबर मिल जाते हैं। पैरेलल पोर्ट कनेक्टर जो होता है ये किस DB के साथ कनेक्ट होता है। IRQ जो होता है इसके कितने इनपुट सिग्नल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर थ्रेड एंट्री। थ्रेड एंट्री के लिए CS और IP रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामर इंटरप्ट कंट्रोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज यूज फॉर सेलेक्टिवली एनेबलिंग और डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। तो हमारे पास इंटरप्ट 21 यूज़ होती है। उसके बाद पोर्ट 21 यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर हैज़ 2 पोर्ट्स 20 एंड 21। 20 पोर्ट इज कंट्रोल पोर्ट वाइल 21 इज द इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। इसकी हमने एक एग्जांपल कोड भी देखा था जो कि मैंने आपको बोला था कि आपने याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज फॉर अरिथमेटिक ओवरफ्लो। इंटरप्ट ये भी आपने सारी याद करनी है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकती हैं कौन कौन सी इंटरप्ट्स हैं, 0 1 2 3 4 किस किस के लिए होती हैं। डॉस है सिंगल एंट्री पॉइंट थ्रू डैश जस्ट, ये हमारे पास इंटरप्ट 21 के जरिए से सिंगल इसके अंदर एंट्री पॉइंट होता है। देयर आर डैश फॉर्म्स ऑफ मूव एस 2, इसकी फॉर्म्स होती हैं मूव एस इंस्ट्रक्शन की। प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स फॉर कॉम फाइल्स ऑफ दिस साइज रिपीट हो रहा है। IRQ कौन कौन सी किस किस नंबर के लिए ये भी आपने देखना है।
और उसके बाद हमारे पास जो रजिस्टर डैश इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द बेस एंड लिमिट ऑफ जीडीटी। तो जीडीटी आर रजिस्टर यूज होता है उसकी बेस और लिमिट स्टोर करने के लिए। फर्स्ट एंट्री ऑफ जीडीटी ऑलवेज जीरो होनी चाहिए, इसको नल डिस्क्रिप्टर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास विच रजिस्टर जनरली यूज स्पेसिफाइड सर्विस नंबर किसके अंदर होता है ज़्यादातर। और पैरेलल पोर्ट एलपीटी वन हैज़ पोर्ट डेजिग्नेटेड फ्रॉम डैश टू डैश, ये भी आपने याद रखना है। और 378 किस लिए होता है, 37A किस लिए होता है, ये भी देखना है। पैरेलल पोर्ट हैज़ डैश व्यूज़, इसके 2 व्यूज़ होते हैं, एक प्रोग्रामर की साइड का होता है और एक सीपीयू की साइड का होता है, ये भी आपने देखना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। न्यू डिवाइसेस आर अलाउड टू वर्क विद एक्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड द कर्सर स्टार्ट एंड ऑप्शंस फॉर यूजिंग द right string service of interrupt and ch register? Which of the following register hold the number of lines by scroll up for using number of lines al में आती हैं। उसके बाद the dash and dpl have the same meaning as in data and code descriptor, p and dpl have the same meaning। or routine which executes as a result of interrupt section is called interrupt service routine. The declare a character in assembly language store its ASCII code in a dash in a byte when two devices, इसको स्कैन कोड बोला जाता है बेसिकली, जो हम कैरेक्टर असेंबली लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हेन टू डिवाइसेस इन द सिस्टम वांट टू यूज द सेम इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन, इसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। सीरियल पोर्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंटरप्ट 14। विच ऑफ द फॉलोइंग बायस इंटरप्ट प्रोवाइडिंग की सर्विसेज, इंटरप्ट 16। और वीडियो सर्विसेज इंटरप्ट 10, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स रजिस्टर इन आउट, हमारे पास आउट में AL या AX होता है जो सोर्स होता है, और पोर्ट नंबर हम देते हैं एज अ डेस्टिनेशन। एट द एंड ऑफ द सर्विसिंग एंड इंटरप्ट डैश सिग्नल इज यूज टू इन्फॉर्म द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। एंड ऑफ हमारे पास एंड ऑफ लाइन था या क्या था, वो मैंने आपको बताया था अभी। इंटरप्ट 13 सर्विस 0 इज यूज टू रीसेट दिस सिस्टम। Interrupt 13 service 2 is used to read sector into memory. 1308 is used to get device parameters. ये तमाम important है। 01 is used to read character from the standard input with echo. 2109 is used to write string to standard output. ये सबसे ज़्यादा important MCQ है interrupt 21 का। और service 0 is used for buffer input. उसके बाद है scrolling is the process of moving one or more lines toward top or bottom of the screen. This is cleared. Software interrupts are called by extending dash call mechanism, for call mechanism। interrupts के लिए हमें for call लगानी पड़ती है। Space where register of a task are stored is called process control block। In the context of video services, we want to scroll the window down. Which of the following will be the value of AH 07H? और up के लिए scroll up के लिए भी आपने देखनी है वैल्यू क्या होती है। उसके बाद in the context of video services, we want to set text mode cursor shape. Which of the following is the value of AH 01H होती है cursor shape के लिए। उसके बाद ईच एंट्री ऑफ द इंटरवेक्टर टेबल इज ऑफ 4 बाइट्स होती है, टोटल साइज 1K बन जाता है। टोटल कितनी एंट्रीज होती हैं देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है जो कि टाइमर इंटरप्ट होती है, इंटरप्ट 8 होती है ये। इंटरप्ट कॉल लोड्स न्यू वैल्यूज इन CS, IP एंड फ्लैग्स। रिपीट अलाउज इंस्ट्रक्शन टू बी रिपीटेड CX टाइम, जितनी CX में वैल्यू होगी कितनी टाइम्स रिपीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ इज ड्राइव्ड बाय अ टाइमर डिवाइस, IRQ 0 और इंटरप्ट 8 होती है। इंटेल 8088 इंटरप्ट वेक्टर टेबल ऑक्युपाइज डैश ऑफ द मेमोरी, इसकी जो मेमोरी होती है वेक्टर टेबल की ये 1K होती है मेमोरी, एक एंट्री 4 बाइट्स की होती है। रजिस्टर साइज ऑफ 386 आर्किटेक्चर इज 32 बिट, इसका रजिस्टर साइज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज टू टेबल ऑड इंटरप्ट्स, क्लियर इंटरप्ट। इन केस ऑफ कॉम फाइल द फर्स्ट कमांड लाइन पैरामीटर इज स्टोर्ड एज 0x80 ऑफसेट ऑफ द प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स, ये भी आपने याद रखना है, बल्कि ये पूरा पैराग्राफ मैंने आपको याद करने का बोला है। डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरप्ट दैट रिटर्न्स टू द सेम इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। डिवाइड ओवरफ्लो इंटरप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा MCQ। द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम इंटरवल टाइमर इज कनेक्टेड टू द डैश लाइन ऑफ द प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर, IRQ 0 लाइन। टाइमर जो होता है ये IRQ 0 पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द सेगमेंट एड्रेस ऑफ एन इंटरप्ट। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंटरप्ट होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हर एंट्री 4 बाइट्स की होती है। और ये भी मैंने आपको बोला है कि उसके अंदर 2 नंबर किस लिए होते हैं, अगले 2 नंबर किस लिए होते हैं, ये आपने याद करना है। और इसके अंदर +2 ऐड कर दिया जाता है जब हमारे पास कैलकुलेट करना होता है सेगमेंट एड्रेस, और जब सेगमेंट एड्रेस के बजाय ऑफसेट एड्रेस कैलकुलेट करना होता है तो +2 नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट आपने देख लेना है, जो हुकिंग एंड इंटरप्ट वाला कोड है उसमें आप जब करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड इनिशियलाइज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड एड्स द लिंक लिस्ट, द डैश देन गिव्स इट। तो हमारे पास जो शेड्यूलर होता है वो इसको बारी देता है। इंटरप्ट आर डैश एंड डैश एसिंक्रोनस और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। द एक्सटेंशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन मूव वर्ड विल प्रिंट अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एट द डैश कॉलम ऑफ द डैश रो। तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड रो
ये आपने कैलकुलेट कर लेना है कि हर रो में कितनी बाइट्स होती हैं और ये फिर कौन सी रो बन जाएगी। हर मतलब 80 हमारे पास कॉलम्स होंगे, 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160। तो सेकंड जो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैलकुलेट द डिजायर्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन। लोकेशन अगर हमने कैलकुलेट करनी हो, रो नंबर मल्टीप्लाई बाई 80 प्लस कॉलम मल्टीप्लाई बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 2 हम इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ड साइज होता है। द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन इनिशियलाइज द होल ब्लॉक ऑफ वीडियो मेमोरी टू 0720। और क्लियर स्क्रीन का कोड भी आपने करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रोग्रामर इंटरप्ट कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द कंट्रोल पोर्ट। पोर्ट 20 कंट्रोल पोर्ट होती है और पोर्ट 21 किस लिए होती है, मास्किंग के लिए होती है। कन्वेंशन टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ सब रूटीन इज यूज डैश रजिस्टर। हमारे पास AX रजिस्टर होता है जो सब रूटीन से वैल्यू लेकर आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको हिफ्स कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरवल टाइमर बिटवीन टू टाइमर टिक्स 55 मिली सेकेंड्स। और इसको 1 मिली सेकेंड बनाने के लिए कोड आपने याद करना है। डैश इज यूज फॉर एक्सपोर्टिंग कीबोर्ड सर्विसेज इंटरप्ट 16। इफ द डैश फ्लैग इज सेट देन आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शंस इंटरप्ट वन टाइमर टाइप 1 इंटरप्ट विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, जो डिबगर में यूज़ होती है। ये मेरे ट्रैप फ्लैग अगर सेट होगा तो होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरप्ट नंबर फॉर नॉन मास्केबल इंटरप्ट। हमारे पास इंटरप्ट 2 होती है, ये तमाम आपने याद करनी है। इंटरप्ट 0 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लियर द डायरेक्शन फ्लैग CLD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेट द डायरेक्शन STD। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्नॉलेज पिन 10 होती है। एक्नॉलेज पिन का शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपने कॉन्सेप्ट देखना है। IDTR जो होता है ये 48 बिट रजिस्टर होता है। उसके बाद इंटरप्ट 13 बायोस डिस्क सर्विस इज जनरली यूज विच रजिस्टर टू रिटर्न द एरर। हमारे पास जो CF रजिस्टर उसमें एरर आता है। डॉस सिंगल एंट्री पॉइंट इंटरप्ट 21 के जरिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस स्क्रीन। तो हमारे पास IRET यूज होता है रिटर्न होने के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज यूज टू मेंटेन द सिस्टम टाइम। टाइमर इंटरप्ट होती है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने देखना है कि कैसे टाइम मेंटेन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग इज क्लियर विद द हेल्प ऑफ स्टैक डायरेक्शन फ्लैग। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोर बाइट एंड स्टोर वर्ड द सीक रजिस्टर विल बी डैश डिक्रीमेंटेड बाय 1। देयर इज एन ऑटो इंक्रीमेंट मोड व्हेन द डैश इज DF इज सेट। ऑटो इंक्रीमेंट होगा और ऑटो डिक्रीमेंट मोड कब होगा ये भी आपने देखना है। COM1 इज एक्सेसिबल वाया पोर्ट्स डैश वाइल COM2 इज एक्सेसिबल बाय, ये भी आपने मैंने बताया था याद करने हैं पोर्ट्स। बायस वीडियो सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड बाय इंटरप्ट 10। repeat while equal repeats a string while the dash flag is set while the 0 flag is set। उसके बाद है डैश इज यूज इन डिबगिंग अलॉन्ग विद ट्रैप फ्लैग। इंटरप्ट 1 यूज होती है और ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट के लिए इंटरप्ट 3 यूज होती है। पुश एंड पॉप ऑपरेशंस ऑलवेज ऑपरेट ऑन वर्ड्स, ये भी आपने याद रखना क्योंकि स्टैक 2 पॉइंट्स में मूव करता है। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव के लिए है कि EAX क्या होता है, ये आपने देख लेना है कि हमारे पास एक्सटेंडेड AX रजिस्टर होता है जो कि 32 बिट मोड में यूज़ होता है। डॉस का आपने फॉर्मेट देखना है। व्हाट इज़ ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या चीज़ होती है। उसके बाद फिजिकल एड्रेस क्या है। स्पार्क प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ GDT आपने देखना है, जो मैंने आपको टेबल बताया था वो इंपॉर्टेंट है। डॉस वीडियो सर्विसेज जो होती हैं इंटरप्ट 10 वो भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, उनके लिए आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। बायस वीडियो सर्विसेज के लिए भी आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और इन दोनों के डिफरेंस का भी आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सीरियल कम्युनिकेशन जो है ये इंटरप्ट 14 होती है और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि पोर्ट स्टेटस का जो कोड है वो आपने याद रखना है। स्कैन स्ट्रिंग का SCAS स्कैन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जो होती है कैसे काम करती है ये भी आप देख लीजिएगा। पैरेलल कम्युनिकेशन जो होती है ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा क्या पूछ रहा है। IDT इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल जो है ये आपने देखना है। इसका जो पूरा टेबल बनाने के लिए मैंने आपको याद करने का बोला था। मल्टीटास्किंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए और पुश F और पॉप F को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। टर्मिनेट एंड स्टेट रेजिडेंट जो होता है इसको एक्सप्लेन भी करना और इसका कोड भी आपने याद रखना है। डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर जो होते हैं ये आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका देख लेना है। विच इंटरप्ट एंड कंट्रोल बैक टू डॉस, तो हमारे पास जो कौन सी इंटरप्ट जो है वो कंट्रोल बैक टू डॉस देती है ये आपने देखना है। इंटरप्ट हुकिंग का कॉन्सेप्ट और अनहुकिंग इंटरप्ट इसका कोड आपने प्रिपेयर कर लेना है। राइट द नेम ऑफ इंटरप्ट एंड सर्विस नंबर, ये डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से इंटरप्ट और सर्विस नंबर आपने देखने हैं। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर जो होता है और IRQ इसका कॉन्सेप्ट देखना है। IRQ कॉन्फ्लिक्ट का देखना है, कौन सा IRQ किसके लिए है ये देखना है। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर किस लिए होता है। सिंगल पिन होती है लेकिन ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो ये तमाम कॉन्सेप्ट आपने देखना है। नंबर ऑफ पिन इन पोर्ट 37 इज यूज टू एनेबल ट्रिगिंग ऑफ एक्नॉलेज पिन, ये देखना है आपने एक्नॉलेज पिन का कॉन्सेप्ट डिटेल में। राइट द कोड ऑन टॉप ऑफ द स्क्रीन, राइट कोड ऑन टॉप ऑफ स्क्रीन शो। अच्छा यहाँ पर ये आ रहा होगा शो योर ID या शो योर नेम, ये आपने कोड करना है। राइट द कोड इन अरे। अच्छा अरे का
कोई आपको दे दिया जाएगा कि अरे है फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक, उसको डिस्प्ले करें स्क्रीन पर या उस अरे डिक्लेयर करें, इसका कोड आपने प्रिपेयर कर लेना है। विच इंटरप्ट इज़ कॉल्ड शेड्यूलर, शेड्यूलर कौन सी इंटरप्ट कहलाती है, टाइमर इंटरप्ट होती है। ये टाइमर इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट आपने देखना है। विच मेन पर्पज़ ऑफ दैट, ये मतलब एक ही क्वेश्चन है सेम। उसके बाद हमारे पास इंटरप्ट 3, 10, 13, 14, 21, ये सर्विस 4, ये आपने एक बार देख लेने हैं। ट्रंकेटेड फाइल सर्विस विच रजिस्टर रीड सर्विस एंड फाइल एट्रीब्यूट्स, ट्रंकेटेड फाइल वाला मैंने आपको बता दिया था, आपने पूरा याद करना है किस रजिस्टर में क्या वैल्यू जाएगी। सीरियल पोर्ट इन्विजिलेशन सर्विस नंबर एंड ऑल्सो राइट एट्रीब्यूट्स ऑफ इट विद सर्विस नंबर दोज इनिशियलाइज देम। अच्छा, सीरियल पोर्ट का मैंने आपको पोर्ट स्टेटस वाला बताया था, अब ये पोर्ट इनिशियलाइज वाला भी आया हुआ है, ये भी आप कर लीजिएगा, दोनों आपने कर लेने हैं, स्टेटस वाले भी और इनिशियलाइज करने वाले भी। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेपर के लिए आपने कोडिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाजमी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, लोगों को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि अक्सर वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो स्टूडेंट्स तक पहुँचती ही नहीं है, और जब पहुँच जाती हैं तो पेपर गुजर चुके होते हैं और उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, यही मेरा मकसद होता है। और आप भी लोगों की हेल्प करें, क्योंकि अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हो रही है और फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प करें, उनके साथ वीडियो शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द ग्रोथ ऑफ द चैनल। और इसके अलावा जब आप पेपर देकर आएँ तो अपनी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बाकी सब कुछ अगर आप नहीं भी करते, अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।